ये जो है 3 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो बच्चों कुछ जगह इसको बोला जाता है डांसिंग रेजोनेंस। मगर डांसिंग रेजोनेंस एक जनरल टर्म है बोलने का, मगर रियल इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। बच्चों इसमें क्या होता है, ये 3 मेंबर रिंग जो होती है ये अनस्टेबल होती है, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन होता है। सर ये यहां पर रिंग है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, मगर हमें दिख रहा है इंटरनल एंगल 49 का। हाँ, मतलब एक एंगल 109 डिग्री पर स्टेबल है, कंप्रेस करके पकड़ फॉर्म में चला जाता है सर, ये मतलब अनस्टेबिलिटी है। जैसे ही इस बॉन्ड को जो है बाहर कोई वेकेंट ऑर्बिटल नजर आता है सर, ये ट्रांसफर कर जाता है और इस रिंग के एंगल स्ट्रेन को ये खत्म कर देता है। और एंगल स्ट्रेन खत्म हो गया मतलब रिंग स्टेबल हो गई। इसीलिए जो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है ये इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। तो ये बच्चों हमें याद रखना पड़ेगा, एंगल स्ट्रेन से आंसर आया इसका। तो एंगल स्ट्रेन क्यों आया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से आंसर आ गया है। तो चलिए डिटेल में एंगल स्ट्रेन जब मैं आपको आगे रिंग एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर ये जो है p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। अगर और ओवरलैपिंग की तरफ हम चलें तो ये ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए इस तरह का ओवरलैपिंग होना चाहिए, मगर ये जो है थोड़ा पकड़ फॉर्म में चला जाएगा और पकड़ फॉर्म में जाने की वजह से बैंड बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इस तरह का बॉन्ड नहीं बनेगा, इस तरह का बन जाएगा। और ये जैसे ही बाहर कोई वेकेंट नजर आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से अगर हम यहां पर देखें तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम सिग्मा रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं सर? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहां पे, इसलिए सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल रहे हैं। तो इसलिए एक्सेप्शनली ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, फिर ये मोर रेजोनेंस है और ये रेजोनेंस है। बच्चों इसको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर रखें। ये जो है कहीं दिख जाए तो इस तरह से आप कंपेयर करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। देखिए बच्चों ये कार्बोकेटाइन है, अगर इस कार्बोकेटाइन के बारे में हम बात करें तो इसमें यहां पर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करेगा? मुझे लग रहा है सर देने वाले ग्रुप इसे स्टेबल करेंगे। अगर ये पाई बॉन्ड यहां गया तो कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा। बट सर अगर हम यहां पर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो इस केटाइन को क्या करेगा? स्टेबल बनाएगा। और सर अगर हम यहां से मूव करा के यहां ले आए तो सर यहां भी डोनेटिंग लगा दिया तो क्या लग जाएगा? और सर अगर यहां ले आए तो वो भी क्या कर देगा? स्टेबल हो जाएगा। मतलब सर अगर यहां डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, मगर ऑर्थो और पैरा पे लगा दें तो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेंगे। और सर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगा दें तो भी यहां कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देंगे, मगर यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। तो बच्चों इस वाले कार्बन पर मीजोमेरिक भी लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, मीजोमेरिक भी लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है। अब बात करें इंडक्टिव, इंडक्टिव तो सब जगह लगता है, तो इंडक्टिव यहां भी लगेगा और इंडक्टिव यहां भी लगेगा। तीनों जगह जो है इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा। सर यहां पर इंडक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। मतलब मेटा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो आपको कैटाइन का स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से ही कंपेयर करना है। ये बात जो है स्टूडेंट्स को याद रखना होगा। तो चलिए वापस से इसको जो है रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। कार्बोकेटाइन सर एग्जैक्टली मैंने जैसा बोला था, ये रेजोनेंस करके यहां आएगा और ये लोन पेयर उसका ऑक्टेट क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से यहां पर सर यहां पर भी एग्जैक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन से कैटाइन यहां आएगा और यहां आते ही हाइपर से जो है वो स्टेबल कर देगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर हुआ। सर यहां पर बिल्कुल और क्लियर हो गया है, कैटाइन यहां आएगा फिर यहां आएगा मगर यहां नहीं आएगा, तो ये प्लस एम इफेक्ट से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहां जब भी हम देखेंगे तो OH का कौन सा इफेक्ट देखना है? माइनस आई इफेक्ट देखना है बच्चों। तो यहां पर जो है इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। सर मगर इसमें ये कार्बोकेटाइन यहां पहुंचा, बिल्कुल यहां पहुंचा और यहां पर जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो ये वही बात हो गई सर। यहां पर एक बात है, ये बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया, ऑर्थो और पैरा पर आपको MHI देखना है। इफ ग्रुप इज प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन इट कैन स्टेबलाइज और डीस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन थ्रू आई इफेक्ट। मतलब आई इफेक्ट के थ्रू जो है ये उसे या तो स्टेबल बनाएगा या फिर जो है अनस्टेबल बनाएगा।
तो सर क्या है, तैयार हैं सर आप बिल्कुल इसका? सर, बिल्कुल, सर बिल्कुल। यहां पर सर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें चार्ज देखना है, बिल्कुल। और इस चार्ज को सर स्टेबल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन देने देकर। वाला। और देने वाला ग्रुप सर पहला स्टेप में क्या लग रहा है सर प्लस आपको? एम है सर। प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो इसका प्लस एम, इसका प्लस एम, इसका कौन सा इफेक्ट? प्लस एम, इसका कौन सा ये इफेक्ट? भी प्लस एम। सर यहां पर जो है Lone ये pair। प्लस एम जो है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब दो जगह डिवाइड हो गया तो एक जगह देने का टेंडेंसी जो है वो यहां कम पर हो जाएगा। कम हो गया, और कम हो गया तो जो है इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ऑर्डर में भी आपको बताया गया, ऑर्डर में भी जो है हमने यहां पर डिस्कस किया था, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन में डी तो सबसे अनस्टेबल हो लास्ट में आ जाएगा। जाएगा। और सर ए बी सी में नाइट्रोजन का ईएन कम है, तो ये आसानी जल्दी से ट्रांसफर, दे देगा, आसानी से ट्रांसफर कर देगा, तो इसीलिए जो है सबसे ज्यादा स्टेबल ए हो जाएगा। और बी और सी में बिल्कुल जितना जल्दी याद रख लेंगे उतना फायदा होने वाला है। OH का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा सी से। इस तरह से हमने ऑर्डर यहां पर निकाल लिया ABCD। सर अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सर NO2 कार्बोकेटाइन के लिए प्लस एम चाहिए, माइनस एम नहीं चाहिए, तो पहले ग्रुप का इफेक्ट चेक कर लेते हैं। NO2 जो है बच्चों यहाँ पे माइनस एम ग्रुप है, इसको प्लस एम लिखने की गलती आप ना करें। यहाँ पे OH जो है लोन पेयर है, तो ये आपका प्लस एम है। हेलोजन, हेलोजन का I भी होता है और M भी होता है, लेकिन ये हमने बोला था आपको याद रखना है, इसका जो I इफेक्ट होता है M इफेक्ट के ऊपर भारी होता है, तो हेलोजन का यहां पर हम I इफेक्ट लगाएंगे, और I में हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, मतलब जब भी आप कंपैरिजन करें यहां पे क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करना है, और यहां पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो हमें प्लस एम चाहिए। प्लस एम मुझे बी में दिख गया, बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद में इन दोनों ए और सी में तो माइनस वाले इफेक्ट लग रहे हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो बी के बाद आएगा डी, क्योंकि डी में कोई सा भी ग्रुप जो है वो अटैच नहीं है। और ए और सी में अगर आप देखें तो ये माइनस एम से खींच रहा है और ये माइनस आई से खींच रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा, और ज्यादा चार्ज आने से अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ए सबसे लास्ट में चला जाएगा और सी पहले चला जाएगा। तो यहां पर इस तरह से आंसर आ गया BDCA। तो मुझे लग रहा है सर बच्चों को इफेक्ट्स अगर पता है तो कैटाइन का स्टेबिलिटी देख सकते हैं। बिल्कुल, इफेक्ट ग्रुप आपको पता जरूर होने चाहिए, अगर वो नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सर अगले क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है? ये तो अभी हमने डिस्कस करा, मतलब प्लस एम लगेगा, यहां पर भी प्लस एम लगेगा, मगर यहां पर तो इसका इफेक्ट यहां पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसका ओनली कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। तो सर इससे तो ये पता लग रहा है ABCD में सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो है बी होगा। तो यहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन में सबसे अनस्टेबल जो जा रहा है वो बी जा रहा है। अब सर ACD में अगर हम देखें, प्लस एम तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मगर हम बराबर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ग्रुप में और भी इफेक्ट लगता है, और वो है इसका माइनस आई इफेक्ट, और ये है माइनस आई इफेक्ट। बिल्कुल सर माइनस आई हम कब चेक कर रहे हैं? जब प्लस एम इफेक्ट बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट अगर देखें, डिस्टेंस पे डिपेंड करने की वजह से एक का ज्यादा होगा, कैटाइन ज्यादा अनस्टेबल होगा, इस वजह से जो है सी ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ए, और उसके बाद जो है बी, डी, और फिर लास्ट में बी। बच्चों सी और ए में आपने देखा कि माइनस आई से आंसर आया। अब आपका डाउट होगा सर आपने ए और डी में क्या देखा? हमने ए और डी में यहां प्लस एम लग रहा है मगर यहां पर नहीं लग रहा है, वहां डिसाइड कर दिया है, इसलिए हम दूसरा इफेक्ट नहीं देखेंगे। यहां बराबर हुआ तब हमने चेक करा है। सर अगले क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है? कार्बोकेटाइन माइनस वाले इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए यहां पे, तो चेक कर लेते हैं। ये है सर NO2 माइनस एम, यहां पर भी लग रहा है माइनस एम, और NO2 मेटा पर है, मेटा पे तो माइनस एम जो है चेक नहीं करना है, तो यहां पे माइनस आई, और यहां पे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो यहां तीनों पे माइनस वाले इफेक्ट लग रहे हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो वो वाला ऑप्शन है जहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो डी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ये बात क्लियर है। अब माइनस एम और माइनस आई में ज्यादा पावरफुल कौन है बच्चों? ये हमने आपको माइनस एम इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है, तो ये माइनस एम ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा खींचने वाला, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, इसीलिए डी के बाद आएगा बी। अब आती है बात ए और सी की। सर अगेन यहां पर जो है माइनस एम बराबर है, इक्वल है, तो फिर हमें आई इफेक्ट देखना पड़ेगा। और बच्चों को याद है कि NO2 का माइनस आई लगता है
सर माइनस आई तो कैटाइन को अनस्टेबल कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो जितना पास होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल करेगा। यहाँ पे इसलिए मैं लिख रहा हूं इधर माइनस आई ज्यादा लगेगा और इधर माइनस आई कम लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि माइनस आई ज्यादा लगने से कैटाइन ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल ये भी है, ये भी है, बिल्कुल ये ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए इसके कंपैरिजन में सी ज्यादा स्टेबल होगा। तो करेक्ट आंसर होगा तो हमने ये रिलेटिव कंपेयर करा है, एक जगह ज्यादा है एक जगह कम है, ठीक है, मगर बर्बादी दोनों ही जगह है, दोनों जगह। एक जगह ज्यादा बर्बादी है, एक जगह कम बर्बादी है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कम बर्बादी को प्रेफर हम करके आगे बढ़ रहे हैं। सर इस क्वेश्चन में तो इनका लोन पेयर और कोई पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, तो प्लस एम तो नहीं लगेगा। सर आई इफेक्ट देखा जाएगा, जो बच्चा हमें देख रहा है यहां पर, उन्हें हमें क्या बताना पड़ेगा सर? बच्चों आई से पहले आपको हाइपर चेक देखना है, और यहां पर अल्फा एच का नंबर 3 है, यहां अल्फा एच का नंबर 2 है, यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर इफेक्ट उतना ज्यादा लगेगा। तो सबसे ज्यादा ए बी सी, सर डी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लग ही नहीं रहा है यहां पर, और यहां पर जो है ये जो है प्लस एच इस कैटाइन को स्टेबल बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। तो ज्यादा स्टेबल जो बनाएगा सर, वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा ए, उसके बाद बनाएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। बच्चों अगर यहां पर प्लस एच इफेक्ट नहीं लगता, मतलब हाइपर नहीं लगता, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से जो है प्लस आई इफेक्ट से यहां पर चेक करेंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर जो है इस वाली पोजीशन पर जो इफेक्ट प्लस एच लगेगा वो ऑर्थो पैरा पे लगेगा, मगर कैटाइन इस जगह बैठा हुआ है, तो इस वजह से जो है यहां पर आई इफेक्ट से आंसर आएगा। और जितने ज्यादा कार्बन होते हैं प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। तो आंसर डी सी बी ए, ये आई इफेक्ट का ऑर्डर, और प्लस आई के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही कार्बो कैटाइन का ऑर्डर भी आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, सॉरी यहां पर आ जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल डी, उसके बाद आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद ए। प्लस आई इफेक्ट से हमने आंसर यहां पर निकाला। बच्चों दोनों क्वेश्चन यहां पर लिख दिए हैं, और दोनों को लगातार इसलिए लिखा है ताकि घर जाके आप जब इसे पढ़ रहे हैं, घर पर बैठकर जब आप इसे पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वाउट आते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपके डाउट जो है इसी इंटरेक्टिव तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं। और सर इंटरेक्टिव में जिस तरह से अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं वो हम यहां पर जो है सोचकर क्लियर कर रहे हैं। तो यहां पर हमने पहले चार्ज देखा है, और वो कैटाइन है, और कैटाइन को स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला। अगेन सर मैं यहां पर दोनों में प्लस एच देखूंगा, मगर यहां पर जो है प्लस आई इफेक्ट देखूंगा। बच्चों प्लस एच यहां भी लग रहा है, मगर वो ऑर्थो पैरा पे लग रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में कैटाइन मेटा पर है। तो इसीलिए सर ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, ए और बी आ गया, ए और बी जो है कैटाइन आगे आ जाएगा। ए बी इज मोर स्टेबल देन सी डी। अब सर ए और बी में अभी हमने डिस्कस किया था, जो प्लस एच इफेक्ट था वो ए का ज्यादा होता है बी से, CH3 का ज्यादा होता है। तो सर फिर कैटाइन ए ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पर ए कैटाइन इज मोर स्टेबल देन बी। सी और डी में भी सर ऐसे ही देख लेंगे क्या? नहीं, सी और डी में प्लस आई लग रहा है बच्चों। प्लस आई में हमने डिस्कस किया था कि CD3 का प्लस आई CH3 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो यहां पर डी का स्टेबिलिटी भी सी के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर आ जाएगा ए बी डी सी। तो इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है, इंडक्टिव और एच का इफेक्ट का ऑर्डर हमने लिख दिया है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, बच्चों यहां पर हमने खत्म करा कार्बो कैटाइन का स्टेबिलिटी, और मुझे लग रहा है बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। सबसे पहले EN, और फिर उसके बाद रेजोनेंस, फिर उसके बाद इफेक्ट। सैचुरेटेड फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड, और यहां पर जो है स्टेबिलिटी जो है अल्फा एच से हम डिसाइड कर सकते हैं। सर यहां पर अगर हम इस फ्री रेडिकल को देखें तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पर अनसैचुरेटेड कार्बन आ गया। बिल्कुल। तो अनसैचुरेटेड कार्बन फ्री रेडिकल आ गया, और यहां पर प्लस एच जो है, अल्फा एच जो है वहां पर 9 आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो सर ए और बी में दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर दोनों बराबर स्टेबल होने चाहिए यहां पर। रेजो के बाद हमें क्या देखना है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूं, 5 अल्फा एच है। बिल्कुल, मैं फ्री रेडिकल के लिए बात कर रहा हूं, 5 अल्फा एच है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, फिर उसके बाद जो है डी, और उसके बाद सी। सी अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल है, वो लास्ट में यहां पर चला गया है।
एग्जैक्टली सर, यहां पर जो है रेजोनेंस है और मैं तो कहूंगा यहां पे मोर रेजोनेंस है और यहां पर जो है रेजोनेंस है। सर सी और डी में भी रेजोनेंस है क्या? नहीं है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 9 अल्फा है और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब इनको और इनमें ये वाले ए बी आगे आएंगे, सी डी पीछे आएंगे। तो सर ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ग्रेटर देन बी। अब इन दोनों में हमने कंपेयर करना है, हाइपर से 9 अल्फा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो सी का ज्यादा और डी का कम। यह आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो बच्चों, जब हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करा दें तो होमोलिटिक क्लीवेज कराने पर सर यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल और साथ में H डॉट, ठीक है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में जिस ऊर्जा मतलब एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सर मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने में 100 एनर्जी लगा। अब दो तरह के फ्री रेडिकल बन रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने एक और बॉन्ड यहां पर तोड़कर आपको दिखाया और ये स्क्रीन पर जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। ये फ्री रेडिकल हमने बना दिया है। अब सर दोनों फ्री रेडिकल हमने बना दिए, सर आपके अकॉर्डिंग जो है दोनों में से स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा बन रहा है? ए वाला, बी वाला? सर सेकंड वाला। सेकंड फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा है। अब अगर ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है सर इस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा और कम होगा तो हम ये कह सकते हैं बीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, मतलब फ्री रेडिकल स्टेबल जहां बन रहा है उसका बीडी कम हो जाएगा और जहां हाईली अनस्टेबल बन रहा है उसका बीडी ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर निकाल लें, उसका उल्टा कर दें आपका। एग्जैक्टली, ये दोनों एच दिए हैं, फ्री रेडिकल बनाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे, या अल्फा हाइड्रोजन 9 है और यहां पर 3 है। तो जो दोनों में स्टेबल फ्री रेडिकल है वो बी में बनेगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए का ज्यादा और इसको हमने E1 E2 नाम दिया है तो एनर्जी जो है E1 का ज्यादा होगा। तो BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो आ जाएगा E1 इज ग्रेटर देन E2। तो बच्चों इस तरह से आपको कंपेयर करना है, जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाए इसी तरह से आप फ्री रेडिकल बनाएं और उसका स्टेबिलिटी का अपोजिट कर देंगे। जैसे सर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें जी, तो हमने जब इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये फ्री रेडिकल बना। अब अगर हमने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा तो यहां पर ये फ्री रेडिकल बना। सर हमने अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ा तो ये वाला फ्री रेडिकल बना और अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़ा तो ये वाला फ्री रेडिकल बना। अब सर यहां पर ये वाला फ्री रेडिकल जो बन रहा है उसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, मगर इस वाले फ्री रेडिकल में रेजोनेंस है और इस वाले फ्री रेडिकल में रेजोनेंस है, मगर सर साथ में यहां पर अल्फा H भी है, इसीलिए फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है और स्टेबल है। तो यहां पर इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल E2 और E4 में सर, क्योंकि यहां भी रेजोनेंस है तो E2 और E4 में E2 यहां पर स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, उसके बाद E4 होगा, क्योंकि रेजोनेंस दोनों में बराबर हो रहा है। तो फिर हमने जो है हाइपर से देखा है। और सर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल सिंपल हो गया सर। बहुत सारे बच्चे ये लगा देते हैं, मगर बच्चों ये अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए आपको जो है यहां पर E1 इज ग्रेटर देन E3 आ जाएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज्यादा E3, फिर उसके बाद E1, फिर उसके बाद E4 और उसके बाद E2। तो इस तरह से बच्चों हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की। एनाइन क्या चीज है? एनाइन एक नेगेटिव पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोरियन। सर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन पर। बट अगर हम फ्लोरीन और आयोडीन को कंपेयर करें तो आयोडीन पर, क्योंकि ग्रुप में हम साइज चेक करेंगे और पीरियड में जो है EN से आंसर आएगा और EN से आंसर आएगा तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा आ जाए तो हमें ऐसा ही देखना है। बट सर अगर कार्बन कार्बन एनाइन आ जाए तो उस केस में जो है हमें इफेक्ट्स लगाकर आंसर लाना होगा। जैसे सर इस तरह का एनाइन यहां पर आ गया कि अब ये एनाइन तो रेजोनेंस तो कर रहा है सर। अगर सर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो इस एनाइन को क्या बना देगा? स्टेबल बना देगा, क्योंकि ये चार्ज को कम करने वाले ग्रुप इसको स्टेबल करेंगे और कम कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेने वाले। और सर अगर देने वाले ग्रुप लगा दिए तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो सर यहां पर जो है हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर को कंपेयर करने जा रहे हैं।
कि किस तरह से स्टेबिलिटी आएगा। तो सबसे पहले तो ईएन साइज देख लेना और उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट्स वगैरह हमें देखना है। नेगेटिव चार्ज मोर ईएन मोर स्टेबल हो जाएगा अक्रॉस द पीरियड में ऐसा चेक करना है। ये हमने सुझवा दिया है आपको कि नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप। और ईएन जो है सर एसपी sp2 sp3 ऐसा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 2 आप देखेंगे तो हमारे मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेगा जिसमें आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर यहां पर अगर आप देखें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, आप देखिए बच्चों यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहां कार्बन पर नेगेटिव है, तो ज्यादा स्टेबल जो है ऑक्सीजन पे होगा। मैं तो कहूंगा ये तो ईएन से ही सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। बट सर अगर क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया हो O- और एक क्वेश्चन में इस तरह से फिनॉक्साइड दिया हो जी, तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, मगर ये रेजोनेंस करके दो बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बिल्कुल। तो अगर दो बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो स्टेबिलिटी क्वालिटी अच्छा है, तो क्वालिटी है। तो एक्सटेंट और क्वालिटी में अगर आपको देखना है तो आप क्वालिटी के साथ जाएंगे। तो ए इज मोर स्टेबल देन, ये प्रॉपर बात है बच्चों। क्वालिटी और क्वांटिटी में हम हमेशा क्वालिटी को मैटर करते हैं, तो यहां पे क्वालिटी मैटर करेगा, क्वांटिटी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैटर नहीं करेगा।